अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर दुनिया से रिश्वत ली या नहीं? हाँ डैडी। तो सुनो, मैं आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता हूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं मगर अपने इकलौते बेटे से नहीं बोल सकता। सच्चाई ये है बेटे कि मैंने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली। रिश्वत का एक पैसा भी हराम है मुझ पर। अगर मुझ पर विश्वास नहीं आता तो अपनी मां से पूछो। नहीं, इससे मत पूछो, मैं खुद बताता हूं, क्योंकि इससे पूछोगे तो इस बेचारी को अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, रो पड़ेगी, दिल दुखेगा बेचारी का। हाँ बेटे, इस घर का सुख चैन सब कुछ मेरी बरसों की जान तोड़ मेहनत का नतीजा है। जब सारी दुनिया आराम से सो जाया करती थी तो मैं उस वक्त जाग जाग कर लोगों की नौकरियां कर करके पैसे कमाया करता था। तेरी मां मेरा दुख जानती है क्योंकि वो मेरे गम में बराबर की शरीक है, मगर मैंने अपने दुख की परछाई कभी तुझ पे पड़ने ही नहीं थी। मगर आज दुख की बात यह है कि मेरी औलाद मुझे पर शक कर रही है। आई एम सॉरी डैडी, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं पूछ बैठा डैडी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं डैडी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर मेरे आंसुओं से तेरे मन का मैल धुल गया तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? कोई बात। जा बेटा जा, तू घर जा, कामनी तेरा इंतजार कर रही होगी। जा, कोई बात नहीं, जा जा जा। महानगर पालिका यहाँ के रहने वालों को सूचित करती है कि ये बस्ती गैर कानूनी करार दी गई है। अगर ये बस्ती 1 महीने के अंदर अंदर खाली नहीं की गई तो कानूनन इस बस्ती को तोड़ना पड़ेगा। साला, तुम हमारा बस्ती तोड़ेगा तो हम लोग किधर जाएगा? तेरी माँ के मैके में जाएगा, तेरे बाप के घर में जाएगा। फोड़ डालो उन साले को और तोड़ दो ये बोर्ड। ए लड़की, तेरी भोपू की माँ की आंख। ये सब क्या हो रहा है? अरे विजय, ये साला लोग अपनी बस्ती को तोड़ना मांगता है, बोलता है उनकी बस्ती गैर कानूनी है। गैर कानूनी? कौन कहता है ये गैर कानूनी है? महानगर पालिका, और हमें यह ऑर्डर मिला है कि ये बस्ती तोड़कर निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाया जाए। निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता? किसने पास किया ये ऑर्डर? म्युनिसिपल सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर ने। ये देखो। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे रुको। अरे ये क्या हो रहा है? बिना इजाजत तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये ऑर्डर किसने पास किया? कौन सा ऑर्डर? बस्ती खाली कराने का। तुम कौन हो तो ये पूछने वाले? हम जनता हैं, हम टैक्स भरते हैं। निर्मल बिल्डिंग का रास्ता बनाने के लिए इन मासूमों को रास्ते पर लाना चाहते हो? अच्छा बेटे, तुम आ गए। देखो विजय क्या हरकत कर रहा है। चुप क्यों हो गए? जवाब दो, कितनी रिश्वत लिया तुमने? विजय! कमल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑफिस में गड़बड़ चल रही है। ये देख, अपनी आंखों से देख, ये ऑर्डर देख। ये कहते हैं जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं वो गैर कानूनी है, इसे ये खाली करवाना चाहते हैं। अरे मैं पूछता हूं, ये बस्ती कैसे गैर कानूनी है? जब कॉर्पोरेशन ने हर मकान को नंबर दिया, इनके पास राशन कार्ड है, बिजली है, तो किस हिसाब से गैर कानूनी है? वाह साहब वाह, मान गए। अगर हर गरीब आपकी तरह ऐसे ही अपने हक के लिए लड़े तो फिर कोई भी उसका हक नहीं छीन सकता। मामला कोर्ट में पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, ये कैसे हो गया? अगर बस्ती खाली नहीं हुई और निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता नहीं बना तो मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हालत में वो बस्ती खाली चाहिए, समझे आप? रणवीर सेठ, बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कैसे? जज को मार डालोगे? ये डिपार्टमेंट जगन धमालिया का है सेठ। जज हो या बस्ती का लीडर विजय, मतलब बस्ती खाली कराने से है। हो जाएगा। सुना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर रोड बनाने की परमिशन वापस ले ली है। अब तुम लोगों को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सच? ये देखो। अरे विजय देख, कमल ये ऑर्डर लेकर आया है। अब आप उन लोग का बस्ती कोई खाली नहीं करेगा। देख।
बोल, कौन है तू? बोल। किसने भेजा है तुझे? हाँ, किसका आदमी है तू? किसका आदमी है तू? किसका आदमी तू? तुम कहते तुमने गोली विजय पर चलाई, और अगर कहीं वो गोली मेरे बेटे को लग जाती तो क्या होता? मर जाता। क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो जगन? कीमतीलाल, ये जो काला बाजार का धंधा है ना, इसमें बहुत पैसा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि इस काले बाजार के अंधेरे में किसी की शक्ल नजर नहीं आती, ना कानून की, ना सच्चाई की, ना रिश्तेदारों की, और ना औलाद की। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे के लिए मैं अपने बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दूं? औलादें हमारी भी हैं कीमतीलाल। धंधे की खातिर जब वक्त पड़ा तो हमने भी अपनी औलादों की कुर्बानियां दी। क्यों? क्या संपत ने अपनी बेटी की शादी तुम जैसे मामूली क्लर्क के बेटे से नहीं की? क्या यह कुर्बानी नहीं है, हा? तो फिर तुम्हारा बेटा क्या चीज है? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। अब तो इस धंधे की दलदल में तुम भी हमारे साथ बराबर फंसे हुए हो। इसलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना काम करते रहो। क्या अब्बास भाई, आपने एक ऐसा टेप रिकॉर्डर बनाया है, प्ले दबाती हूँ तो रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड दबाती हूँ तो प्ले होता है। अरे बेटी, अपन क्या करेगा? ये अभी हर पार्ट काला बाजार में बनना चालू हो गया है। लेबल तो होता है मेड इन जापान का, लेकिन माल मिलता है पान की दुकान पे। तू बेफिक्र रह, मैं ट्राई मारता है, शाम को आके लेके जाना। हाँ, नमस्ते बाबूजी। अरे बेटी, तो क्या बात है बाबूजी, आज ऑफिस जल्दी बंद हो गया? हाँ, मेरे लिए तो ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या मतलब? मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया बाबूजी। मैं तो आपसे कहते कहते थक गई कि नौकरी छोड़ दीजिए। वैसे भी अब कमल कमाने लगे हैं, आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। बाबूजी, मुझे कोर्ट जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा, जा। बाबूजी, ये सवेरे सवेरे क्या मनु से खबर सुना है कि आपने नौकरी छोड़ दिया? तो क्या हुआ, एक दिन तो रिटायर होना ही था। आप तो रिटायर हो गए, मेरा तो टायर उतर गया, अब मैं क्या करूं? क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ? आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये चाय का धंधा तो काले दिखाने के वास्ते था, असली कमाई तो आपका रिश्वत के धंधे से था। जब आप नया नया ये दफ्तर में आया था, 1 चम्मच चक्कर का 200 रुपए लेता था, उसमें मेरे को भी 1 टका कमीशन मिल जाता था। उसके बाद में आपने रिश्वत बढ़ा के 1 चम्मच चक्कर का 1000 रुपए कर दिया। बिल्डिंग पास कर करके लाइसेंस दे देकर आपने तो माल बनाया। तो झूठ बोलता है। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। कम से कम महीने का 5000 रुपए कमाता था, कहां गए वो सारे पैसे? वो पैसा पूरा अजब हो गया, और आज आपने खेल खत्म कर दिया। कम से कम 15 दिन का नोटिस तो देना मांगता है तुमको। 15 दिन का नोटिस मैंने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? जानना मैं जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। 211 क्या है? ये सामान पूरा लपेटने के, ये दुकान बंद करने के, बस। अरे कैसे बंद कर देने के? 15 दिन का नोटिस चाहिए। तेरे को भी 15 दिन का नोटिस चाहिए ना? इंस्पेक्टर कमल साहब, निर्मल बिल्डिंग गिर गई है। कीमती, तुमने तो मुझे मरवा दिया। निर्मल बिल्डिंग गिर गई है। क्या? तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा। नहीं नहीं ठाकुर साहब, घबराइए मत। देखो, अगर मैं फंस गया ना, तो मैं सरकारी गवाह बनकर तुम सबको फंसा दूंगा। मैं एक एक की पोल खोलकर। ठाकुर साहब, हेलो, तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ कहने के लिए जिंदा नहीं रहोगे।
जगन, देखा कमल, रिश्वतखोरी का अंजाम कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। क्या मतलब? हाँ कमल, इस बिल्डिंग को 6 माले की परमिशन मिली थी और इन्होंने 10 माले की बना दी। तेरा मतलब है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? हाँ, वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने मेरे पिताजी की जान ली थी। मुझे मेरे पिताजी की मौत का सबूत तो नहीं मिला कमल, मगर इन बेगुनाह लोगों की मौत का सबूत मिल सकता है निर्मल बिल्डिंग की फाइल से। हम जानते थे वो फाइल तुम्हारे पास ही होगी, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। देखा रमबीर, फंसते फंसते बच गए। वो फाइल मुझे दे दो, क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में बहुत पूछताछ होगी। सीबीआई वाले उस दुर्घटना के बारे में बहुत सवाल करेंगे। वो फाइल मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। वो फाइल मेरी जिंदगी है। रणबीर सेठ, वो फाइल मेरी भी जिंदगी है। अगर वो फाइल मैं आपको दे दूं तो मेरा भी वही असर होगा जो ठाकुर को हुआ था। कीमते, जगन धमालिया हर बेईमानी के गगन का सूरज है। हर काले काम को अपनी बेईमानी की तेज रोशनी में छुपा लेता है और तुम जैसे लोगों को जलाकर खाक कर देता है। श्री जगन धमालिया, इस कीमती की जान में तुम सबकी जान अटकी हुई है। अगर मुझे जलाने की कोशिश करोगे तो तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। आई बात समझ में? अरे कीमती भाई, फाइल आपके पास हो भाई या रणबीर के पास हो, घर की बात है। बस वो फाइल कानून के हाथ में नहीं जानी चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे है? ये बात समझाओ उसको। अरे यार, बगैर फाइल के केस चलता ही रहेगा और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे केस की गर्मा गर्मी भी खत्म होती जाएगी, जैसा अक्सर होता है। तो मैं चलूं? कीमतीलाल, एक बात याद रखना कि अगर तुमने कोई चालाकी की और हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी किसी को कहा तो तुम्हारे इकलौते बेटे की लाश कफन के साथ तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही जरा। टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया? हाँ, अभी चेक करती हूँ। कमल, तुम्हें खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? मुझे एक ऑफर मिली है और मैंने कबूल कर ली, तुमसे पूछे बगैर। कैसी ऑफर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर प्रसाद ने मुझे ऑफर दी है कि मैं उनका ग्रुप ज्वाइन कर लूं। वो इतने बड़े वकील हैं, मैंने फौरन हाँ कर दी। ठीक किया ना? याद करो कीमती बाबू, जब आप नया नया ये दफ्तर में आया था, 1 चम्मच शक्कर का 200 रुपए लेते थे, उसमें मेरे को भी 1 टका कमीशन मिल जाता था। उसके बाद में आपने रिश्वत बढ़ा के 1 चम्मच शक्कर का 1000 रुपए कर दिया। बिल्डिंग को पास कर करके लाइसेंस दे देकर आपने तो माल बनाया। आपके पास तो नोटों का भंडार है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। कम से कम महीने का 5000 रुपए कमाता था। कहाँ गए वो सारे पैसे? वो पैसा पूरा हजम हो गया। कैसेट रिकॉर्डर में बाबूजी की आवाज। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। अब भी कहेंगे आप, आपका दिल साफ है? उस दिन मैंने आपको एक बेटे की हैसियत से सवाल किया था और आपने झूठ बोलकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। लेकिन आज मैं सबूत के साथ आया हूं। इस टेप में आपके सारे कारनामों की दास्तां आप ही की आवाज में मौजूद है। क्या आप भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप
कहना है, मगर अपनी सफाई में नहीं, बल्कि आज हकीकत बयान करनी है। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत ली है, मैंने सारी जिंदगी कालाबाजारियों का साथ दिया है, मगर किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। मेरे लिए? हाँ बेटे, सिर्फ तुम्हारे लिए। वरना रिश्वत के पैसे से आज तक मैंने अपने लिए क्या खरीदा है? मैं तो आज तक वही पुरानी पतलून, यही पुरानी कमीज पहनकर ऑफिस जाता हूं, यही पुरानी साइकिल लेकर इसी पर बैठकर ऑफिस जाता हूं। अपने लिए क्या खरीदा मैंने? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काला बाजार के मैदान में कोलू के बैल की तरह चक्कर काट काट के जो पैसे निकालता रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे दौलत चाहिए या ऐशो आराम चाहिए। तुम होते तो कहते ना। रिश्वत की यह कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर मैं अस्पताल में उस लालची डॉक्टर को रिश्वत न देता तो न तुम्हारी मां का ऑपरेशन होता और न तुम जिंदा पैदा होकर इस दुनिया में आए होते। और रिश्वत, जैसे आजकल की इज्जत की जबान में डोनेशन कहा जाता है, अगर मैं वो डोनेशन न देता ना तो तुम्हें किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला न मिलता। वही डोनेशन अगर मैं कॉलेज में न देता तो तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला न मिलता। आज जो तुम पढ़ लिखकर समाज में, सोसाइटी में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो, उसके लिए पैसा लगता है, मुफ्त में नहीं आता है। मैं नहीं मानता इस बात को। और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे बड़ा करते हैं? हाँ तो जाओ पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को कैसे बड़ा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के एक गांव में जाओ, एक एक शहर में जाओ, कि गरीब के घर में जाको, पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं। तब वो तुमको बताएंगे कि वो हर सुबह जिंदा होते हैं और हर शाम को मर जाया करते हैं। पूछो उनसे कि उनकी कितनी औलादों को डिग्रियां नसीब होती हैं, और अगर डिग्रियां नसीब होती है तो कितनों को नौकरियां मिलती हैं। तो वो तुमको बताएंगे कि हजारों में एक, और वो भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। इसलिए बेटा, इस घिनौने माहौल में, इस रिश्वत के समाज में अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपना सीना चीर कर, अपने जमीर को कत्ल करके, अपनी रूह को मार के उसकी लाश को रिश्वत के कदमों में डालना पड़ता है, तब जाकर इंसान ये जिंदगी गुजार सकता है जो तुम गुजार रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकती थी। संपत सेठ एक मामूली क्लर्क के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने उनकी फाइल रोकी और रिश्वत में कामनी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। और बताओ, ये आपने जो कानून की वर्दी पहन रखी है ना, ये भी मेरे रिश्वत के पैसों से खरीदी गई है। वरना तुमसे ज्यादा काबिल लड़का विजय रह गया और तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए बेटा, मैंने सारी जिंदगी जो बेईमानी का बोझ उठाया, काला बाजार किया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। हाँ, मेरी खुशियों के लिए किया। वो बिल्डिंग जिसके गिरने से सैकड़ों लोग मर गए, वो भी आपने मेरी खुशियों के लिए किया। उनका खून आपने और आपके साथियों ने मिलकर मेरे लिए बहाया। आज मुझे अपने आप से घिनाने लगी है कि मैं आपका बेटा हूं। ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है वो सब दूसरों से छीना हुआ है। मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं ये सब तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपको गिरफ्तार करके इसका प्रायश्चित जरूर कर सकता हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी औलाद को जो वर्दी खरीद के दे रहा हूं, एक दिन उसी को पहनकर वो मुझे गिरफ्तार करने आएगा। अपनी अपनी तकदीर लो, पूरी कर लो अपनी तमन्ना। ये क्या कमल, तू अपने पिताजी को हथकड़ी पहनाएगा? पहना लेने दो शांति, इसे अभी दुनिया में बहुत सारे सबक सीखने हैं। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में अगर कोई शरीफ आदमी पकड़ा जाए तो उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, लेकिन अगर एक बेईमान आदमी पकड़ा जाए तो उसे बचाने के लिए हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं। चलिए। इंतिलाल हाजिर हो। जज साहब, कितनी अजीब सी बात है। ये वकील जो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रही है मेरी बहू है, और इंस्पेक्टर जो मुझे गिरफ्तार करके लाया है मेरा बेटा है। ये है आज की नई पीढ़ी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। श्री कीमतीलाल,
क्या यह सच है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे? सच। तो यह भी सच होगा कि फाइलें आपके हाथ से होकर गुजरती थी? जहाँ ज्यादातर फाइलें मेरी टेबल से होकर गुजरा करती थी। तो फिर निर्मल बिल्डिंग की फाइल भी आप ही के हाथ से गुजरी होगी? जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर वो फाइल पास कैसे हुई? उस पर ठप्पा किसने लगाया? मुझे क्या मालूम। अक्सर ऐसे होता था कि कुछ फाइलें ठाकुर साहब के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करती थी, उस पर ठप्पा मार के पास कर दिया करते थे। हो सकता है ये फाइल भी ठाकुर साहब पास की हो। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर साहब भी रिश्वतखोर थे, वो भी कालाबाजारी करते थे। एक मिनट, वो भी कालाबाजारी करते थे क्या मतलब? ये नहीं मैं भी कालाबाजारी करता हूँ, मैं भी रिश्वतखोर हूँ। आप कहना क्या चाहती? मैं नहीं कहना चाहती, बल्कि आपने खुद अपनी आवाज में अपने जुर्म का इकबाल किया है, जिसका सबूत ये टेप रिकॉर्डर है। वकील साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये आवाज मेरी है? सबूत है, एक ऐसा सबूत जो ये साबित कर देगा कि आपकी आवाज है। मैं भगवान का हाजिर नाजिर करके कसम खाता है, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच जोड़ के कुछ भी बोलेगा नहीं। मैं जज साहब मेरे को एक गारंटी देना मांगते हैं, मैं सच बोलूंगा। ये लोग मेरा कपड़ा उतार के नंगा तो नहीं करेंगे ना? ऑर्डर। घबराओ मत कुट्टी, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने स्टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई 2 आवाजें सुनी, उसमें से एक आवाज तुम्हारी है ना? हाँ मेरा आवाज है। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा अब ये बताओ कि उसमें जो दूसरी आवाज है वो किसकी है? चुप क्यों हो? सच बताओ कुट्टी, वरना नहीं, मैं सच बोलेंगी। ये आवाज बाबूजी के। तुम झूठ बोल रहे कुट्टी, वो आवाज मेरी नहीं है। नहीं तो क्या मेरे बाबू की आवाज है? इतने बुड्ढे हो गया काली पकड़ झूठ बोलता है। अभी जज साहब ने गारंटी ली है आपको नंगा नहीं करेगा, फिर काहे को बात करता है? कुट्टी मेरे खिलाफ आवाज देखे तू मेरे को बताने की कोशिश करता है क्या? मेरे को मालूम वो टेप रिकॉर्ड में मेरे आवाज नहीं, तू तेरा आवाज भरा है, मेरे को बताना नहीं है क्या? मेरे आवाज का नकल बिल्कुल मेरे आवाज जैसा। ये मेरा आवाज निकाल के तुम किसी दिन मेरे को एक दिन पता देगा। चलिए साहब, ये खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं इस जैसी आवाज निकाल सकता हूँ, इसको फंसा सकता हूँ। तो क्या ये नहीं हो सकता कि किसी और ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की हो और मुझे फंसाने की कोशिश की हो? जज साहब, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कानून सिर्फ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई आवाज की बुनियाद पर किसी को गुनहगार ठहरा सकता है? मुलजिम का कहना सही है, सिर्फ टेप की आवाज की बिना पर इन्हें मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई और गवाह या सबूत हो जिससे मुलजिम को मुजरिम साबित किया जा सके तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। एक गवाह है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा गवाह है, उसको सब कुछ मालूम है। बाबूजी रिश्वत लेता था, मेरे को कमीशन देता था, उसको सब कुछ मालूम है। कौन है वो गवाह? 211, एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे दुकान में काम करता था, उसको बाबूजी का शक्कर का पूरा चक्कर मालूम है। ठीक है, उस लड़के को कल अदालत में पेश किया जाए, उसका बयान सुनने के बाद ही ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हवलदार साहब, 211 को कुछ पता चला? नहीं विजय बाबू, लेकिन कमल साहब मुझे यहाँ ड्यूटी पे लगा के गए हैं। जैसे उसका कुछ पता चलेगा मैं कमल साहब को खबर कर दूंगा। अरे ये क्या? और खाना बेटे? ये यहाँ कैसे आ गया? नमस्ते बाबूजी। ये बेचारा एकदम भूखा प्यासा तेरा पता पूछते पूछते अपुन के पास आया, तो अपुन इसको यहाँ ले आया। हाँ बाबूजी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपनी तो चाय की दुकान भी बंद हो गई, भूखा था और सोने को जगह भी नहीं थी, इस वास्ते आपके पास आ गया। बहुत अच्छा किया बेटे। अच्छा एक बात बता, ये कीमतीलाल और कुट्टी के बीच में शक्कर का मामला क्या था? क्या कीमतीलाल शक्कर के नाम पर रिश्वत लेता था? हाँ बाबूजी, 1 चम्मच शक्कर का मतलब 500 रुपया और 2 चम्मच शक्कर का मतलब 1000 रुपया। और कभी कभी तो कीमती बाबू 1 कप चाय में 6 चम्मच शक्कर डाल के पीते थे। तू ये कोर्ट में बोल सकेगा? हाँ बाबूजी। चल अब सो जा।
बाबूजी की तस्वीर यहाँ कैसे? ये मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे बाबूजी। मेरे कुछ दिन बहुत खराब लगा बाबूजी। जिस दिन इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, इनकी छतरी में से नोट निकले थे, मगर वो नोट इनके नहीं थे। तो वो नोट कीमती बाबू ने इनकी छतरी में रख दिए थे। तू सच कह रहा 211? मैं बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ, और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। कीमती बाबू ने इधर उधर देखा और फिर चुपके से नोटों का बंडल खोलकर उनकी छतरी में डाल दिया। क्या बात है? हम इस बच्चे को कोर्ट ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन विजय तो कमल को लेके आने वाला था इसे ले जाने के लिए। वो लोग सीधे कोर्ट चले गए हैं। कमल साहब ने हमें भेजा है इसे ले जाने के लिए। चलो। हाँ चलो। अरे तुम दोनों यहाँ? वो तो कह रहे थे कि तुम लोग कोर्ट चले गए। कौन लोग? वो है इंस्पेक्टर जो 211 को लेकर गया। कह रहा था कि तुमने उसे भेजा है। मैंने उसे भेजा? किस तरफ है वो लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, काले का रास्ता। हरामजादे, तू अदालत में जज के सामने बयान देना चाहता था ना? अब तू ऊपर की अदालत में जाएगा और भगवान के सामने बयान देगा। कोई अपने जगह से हिलना नहीं। 211 ऊपर आ जा। अरे पकड़ो साले को! मैं तुझे अभी अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं बाबूजी, मुझे अस्पताल नहीं, अदालत ले चलिए ताकि मैं सच्चाई कह सकूं। नहीं, नहीं 211। आपको मेरी कसम है बाबूजी, मुझे जल्दी ले लिए। आपको मेरी कसम है। किसके लिए काम करता है वो? कौन? तुमने गोली क्यों चलाई? क्यों मारा इसे? ये तुम पर वार करने वाला था, इसलिए मैंने गोली मार दी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जानबूझकर इसका खून किया है। अदालत काफी देर इंतजार कर चुकी, लेकिन वो गवाह अभी तक अदालत के सामने नहीं आया। इसलिए ये अदालत फैसला सुनाती है कि कीमती लाल के खिलाफ जितने गवाह और सबूत पेश किए गए वो सब कमजोर थे
लिहाजा ये अदालत तेंतीलाल को बेगुनाह तस्लीम करते हुए बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। बड़े को तेंतीलाल बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विजय, विजय, क्या हुआ इस बच्चे को? अरे आओ बेटे आओ। ये है वो खुदगर्ज इंसान जिसने अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगियां बेच डाली। मुजरिम होते हुए आज तक कानून के दामन से बचता रहा। बेगुनाहों को मुजरिम साबित करके खुदकुशी करने पर मजबूर करता रहा। यहां तक कि इस मासूम बच्चे का खून इसी रिश्वतखोर कालाबाजारी ने करवाया। बेटी, इसने बिल्कुल सही कहा। दुनिया जिस अदालत को भूल जाती है, उसकी अदालत ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने एक सच्चे, ईमानदार और शरीफ इंसान के बेटे के हाथों अपने गुनाहों की सजा पाली। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक गुनहगार हूं, मैं सचमुच कसूरवार हूं। मैं सारी जिंदगी रिश्वत लेता रहा हूं, कालाबाजारी करता रहा हूं, मगर मैं और मेरे जैसे हजारों लोग रिश्वत के उस जहरीले पेड़ के मामूली से पत्ते हैं, और पत्तों को तोड़ने से जहरीले पेड़ का जहर खत्म नहीं होगा जज साहब। और अगर आपको वाकई रिश्वत का काला बाजार खत्म करना है तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ डालिए, उस पेड़ के तनों को काट डालिए। मैं बताता हूं कि वो जहरीला पेड़ कहां है। मैं बताता हूं आपको, वो जहरीला पेड़ ये लोग हैं। ये वो जहरीले लोग हैं जिनकी जड़ें देश की जमीन में चारों तरफ फैली हुई है। उन जड़ों की जाल में इस देश का हर गरीब कमजोर मछली की तरह फंस के रह गया है, क्योंकि इस देश का हर गरीब अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहा है। एकता नहीं है लोगों में। अगर सब में एकता पैदा हो जाए तो एकता की कैसी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी जिससे गरीबी, मुफलिसी, लाचारी के तूफान टकरा टकरा कर बिखर जाएंगे, मगर उस दीवार को कभी तोड़ नहीं सकेंगे। रुक जाओ। क्या हुआ इन्हें? कमल, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? बोलो ना, बोलो कमल। विजय, मुझे माफ कर दे कमल, लेकिन मेरे एक के हथकड़ी पहनने से लोगों में एकता की कितनी कड़ियां जुड़ती जा रही है, वो देख। सच में सबका मिटेगा जब काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है।